हेलो स्टूडेंट, आज के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, आज का हमारा ये जो एपिसोड है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से संबंधित जो हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है। ये क्लास बीए पार्ट थर्ड यानी कि तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा ये एपिसोड है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी उपन्यास और कहानी से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो लागू है, और जो कहानी संग्रह है उस कहानी संग्रह में हिंदी के जो कुछ गिने चुने प्रमुख जो रचनाकार हैं उनकी कहानियों का संग्रह किया गया है। तो आज का हमारा ये एपिसोड कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है पुरस्कार जो आपके पाठ्यक्रम में लगाई हुई है, उस पाठ्यक्रम में लगाई हुई इस पुरस्कार कहानी पर आधारित है। देखिए, अब मैंने आपको बताया कि ये जो रचना है, ये जो कहानी संग्रह, इसमें हिंदी के जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं उन रचनाकारों की कुछ लोकप्रिय कहानियों को लिया गया है ताकि हम कहानी के जो विविध आयाम हैं उनसे परिचित हो सकें, उनकी क्या स्थिति है, किस तरीके से हिंदी में कहानी का विकास हुआ और किस प्रकार की भावनाएं उनके अंदर विकसित होती रही। ये जो सारी चीजें हमें उसमें देखने को मिलती है। तो देखिए, इसके पहले मैं आपको प्रेमचंद की जो पूस की रात थी उसके कथानक के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसी प्रकार से और जो दूसरी कहानियों है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, उस कहानी के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो आज हम हिंदी के जो बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हैं जिन्हें हम छायावाद के प्रवर्तक के नाम से भी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद का आपने नाम सुना होगा। तो प्रसाद जी की जो कहानी है, बहुत चर्चित कहानी रही है उनकी, वो है पुरस्कार। तो पुरस्कार कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है, उस पुरस्कार कहानी के कथानक के बारे में हम जो चर्चा करेंगे कि देखिए उनकी ये जो कहानी है इतनी ज्यादा चर्चित, लोकप्रिय और प्रभावी रही, उसका क्या कारण रहा। देखिए, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की अब बहुत ही शानदार कहानी है और ये एक प्रकार से ऐतिहासिक धरातल पर रचित हमारी राष्ट्रीय चेतना को प्रतिपादित करने वाली कहानी है। यानी कहानी का जो कथानक है वो बहुत ही सुलझे हुए रूप में, बहुत ही अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को प्रकट करने के अंदर पूरी तरह समर्थ होता है। देखिए, आप प्रसाद जी ने इसकी कथा वस्तु का जो संयोजन किया है वो इस प्रकार से है कि वो हमारा ऐतिहासिक बिंब के साथ साथ हमारी तत्कालीन जो उस समय की परिस्थितियां थी, जो राष्ट्रीय चेतना की परिस्थितियां थी, उन ऐतिहासिक परिस्थितियों को भी वो प्रकट करने में समर्थ है। देखिए, कहानी का जो प्रारंभ होता है वो बहुत ही अच्छे सुंदर प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से होता है। किस तरीके से कौशल का हमारे यहाँ जो कौशल प्रदेश था, उस कौशल प्रदेश का जो वैभव है, वहाँ के प्रजाजनों की जो भावना है, उनकी जो परिचयात्मक भूमिका है, वहाँ का जो प्रकृति चित्रण है, इसी प्रकार से कौशल नरेश किस प्रकार से जो है खेत में हल चलाते हैं और हल चला करके किस प्रकार से मतलब जो है ना वो अपने प्रजाजनों के अंतर्गत लोकप्रिय होते हैं। और उस कहानी की जो प्रमुख नायिका मधुलिका है वो किस तरीके से मधुलिका क्या करती है, एक प्रकार से जब राजा हल चलाते हैं तो उसमें बीज रोपण का वो कार्य करती है। तो ये जो सारी चीजें बहुत ही काव्यात्मक तरीके से एक प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने प्रकट की है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, सबसे पहले मैं इस कहानी का जो कथा सार है वो आपको बताता हूँ कि कहानी के अंदर मुख्यतः 3-4 पात्र सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो नायिका है, पात्र है, वो है मधुलिका, जो कि कौशल प्रदेश से संबंधित नायिका है, कौशल प्रदेश की एक युवती है। और दूसरे स्वयं कौशल नरेश हैं, और कौशल नरेश के अलावा वहाँ के प्रजाजन या और मंत्री दरबारी आदि सभी कुछ है। लेकिन इन सब के अलावा एक पात्र और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मगध का राजकुमार अरुण। देखिए, कहानी का जब प्रारंभ होता है, पहले अंश के अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार से सबसे पहले प्रकृति चित्रण का प्रसाद अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हम जानते हैं कि प्रकृति चित्रण के प्रति वो काफी प्रेम रखते हैं। तो देखिए आप, ये कहानी के प्रारंभ में जो रचनाकार है, जो प्रसाद जी हैं, वो प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करते हैं और किस तरीके से जो कौशल नरेश हैं वो अपने प्रदेश की जनता के लिए अपने खेतों में हल चलाते हैं। और हल चलाते हैं तो हल चलाते समय जो मधुलिका, जो कौशल प्रदेश की एक नवयुवती है, वो हल चलाते समय खेतों के अंदर बीजारोपण का कार्य करती है, बीज रोपण करती है। और इस तरीके से प्रजाजनों का बड़ा वात्सल्यपूर्ण, उत्साह से परिपूर्ण वातावरण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, और कहानी जब आगे बढ़ती है तो जो नायिका मधुलिका है, उस मधुलिका की मुलाकात एक राजकुमार से होती है जिसका नाम होता है अरुण।
वह अरुण किसी न किसी प्रकार से कौशल में प्रवेश कर चुका होता है, और लेकिन मधुलिका को यह बात प्रारंभ में पता नहीं होती कि वह मगध का राजकुमार है। लेकिन बातों ही बातों में जब उसका यह भेद खुलता है, लेकिन भेद खुलने के पहले वो खेतों में मिलते हैं, एकांत में मिलते हैं, रात्रि के समय उन दोनों की मुलाकात होती है, उनके विभिन्न प्रकार के प्रेमालाप होते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि जो प्रसाद हैं वो छायावादी कवि हैं, छायावाद की जो रोमानी प्रवृत्ति है वो रोमानी प्रवृत्ति उनके ऊपर पूरी तरह हावी रहती है। तो यहाँ भी उनका जो प्रणय और रोमांसी यानी कि प्रसाद की जो रोमानी दृष्टि है वो भी हमें प्रतिपादित होती दिखाई पड़ती है। और नतीजा ये होता है कि मधुलिका और अरुण के अंतर्गत प्रेम भाव जागृत हो जाता है। वे एक दूसरे को पूरी तरह एक दूसरे के लिए पूरी तरह प्रेम के लिए समर्पित हो जाते हैं। जब अरुण को इस बात का विश्वास हो जाता है कि जो मधुलिका है वो पूरी तरह उसके ऊपर आसक्त हो चुकी है, तो मगध का जो राजकुमार था जिसका नाम अरुण है, वो अरुण अपना उसको परिचय देता है, सारी बात बताता है। और फिर वो एक दिन बातों ही बातों के अंदर उसको अपनी भविष्य की योजना भी बताता है कि किस तरीके से कौशल नरेश के ऊपर आक्रमण करना चाहिए, और कौशल नरेश के ऊपर आक्रमण करके उसे पराजित करके जो कौशल राज्य है उस कौशल राज्य को भी हमें अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। यानी वो कौशल प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा होता है, दक्षिणी नाला होता है, वहां से वो एक प्रकार से जो आक्रमण करने की योजना पूरी तरह मधुलिका को बता देता है। मधुलिका जो जब उसकी इस योजना को सुनती है, उसको पता चलता है, तो वो बिल्कुल एक प्रकार के दोहराई की स्थिति पर आ जाती है, वो क्या करे क्या न करे। लेकिन एक तरफ अरुण के प्रति उसका प्रेम और दूसरी तरफ राष्ट्र के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम, दोनों का जो अंतर्द्वंद है वो उसमें लगातार चलता रहता है। लेकिन अंत में अपने प्रेम के ऊपर कर्तव्य की जीत होती है, और वह जैसे तैसे करके अपना प्रयास करके और कौशल नरेश के दरबार में प्रस्तुत होती है। और जब मगध का आक्रमण करने की स्थिति होती है तो वो सारी चीज मतलब जो है, और किस तरीके से जो मगध का राजकुमार होता है वो आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद जो कौशल नरेश की स्थिति होती है बड़ी विचित्र हो जाती है और उसको एक प्रकार से संभाल नहीं पाते। लेकिन मधुलिका के माध्यम से वो सारी चीज कौशल नरेश को प्राप्त हो जाती है। तो किस तरीके से कौशल नरेश मधुलिका को एक प्रकार से पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं, क्योंकि उसने अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पूरी तरह निर्वहन किया, पालन किया। अब यहां आकर के देखिए आप किस तरीके से मधुलिका की स्थिति होती है। तो मधुलिका का जो उज्ज्वलतम चरित्र है वो यहां आकर के हमें देखने को मिलता है। जब कौशल नरेश मधुलिका को पुरस्कार मांगने के लिए कहते हैं तो, और उधर अरुण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरुण को गिरफ्तार करके और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। जब मधुलिका को पुरस्कार देने की बात आती है तो मधुलिका कौशल नरेश को यह कहती है कि मुझे भी अगर आपको पुरस्कार देना है तो वही पुरस्कार दे दिया जाए जो आपने राजकुमार अरुण को प्रदान किया, यानी कि वह भी अपने लिए मृत्युदंड मांग लेती है। तो देखिए आप, एक तरफ उसने अपने राष्ट्र को बचाने के लिए पूरी तरह अपने प्रेम का न्यौछावर किया, लेकिन दूसरी तरफ अपनी प्रेम की भावना को बचाने के लिए वो अपने प्राणों का उपसर्ग करने के लिए भी तैयार होती है। तो कुल मिला के बात ये कि इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो बड़ी प्रभावी रूप में हमें देखने को मिलती है। और प्रसाद जी की जो ज्यादातर कहानियां हैं उनके अंतर्गत हमें इस प्रकार की स्थितियां बहुत व्यापक मात्रा में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी की ये जो कहानी है पुरस्कार, वो एक प्रकार से बहुत प्रभावी कहानी है, जिसके अंतर्गत हमारे को प्रेम और राष्ट्र प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम की जो भावना है पूरी दोनों हमारे को साथ साथ मात्रा के अंदर देखने को मिलती है। और यही जो है प्रसाद जी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि किस तरीके से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।